हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एनसीएफ 2005। आप देख पा रहे हैं एनसीएफ 2005 क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम 31/1/2021 को है। तो ये यानी सीटेट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। अगर बात करें सीटेट के लिए तो इसमें से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन ये देकर जाता है, चाहे आपके पेडागोगी में ही क्यों ना दे, मगर हर बार आपको ये नंबर देकर जाता ही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका एनसीएफ 2005 आज का टॉपिक। अब इसके की पॉइंटों को देख लेते हैं जिनसे क्या होगा, एग्जाम टाइम में हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्योंकि सीटेट का पेपर बहुत लेंथी होता है और उसमें जो टाइम अकॉर्डिंग रखा जाता है वो बहुत कम लगता है। अगर उसको हम पूरा पढ़ते हैं हर क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना, कुछ कीवर्डों से ही अपने आंसर को निकाल लेना है पहचान कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ के गठन की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? एनसीईआरटी को। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि आपका एनसीएफ का गठन किसने किया, तो एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एनसीएफ पूरे देश में कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या और कैसे पढ़ाया एवं सिखाया जाए, यानी किस पर काम करती है ये? कब यानी उम्र से मतलब है, क्या का मतलब है पाठ्यक्रम से, क्यों का मतलब है आवश्यकता से, और कैसे का मतलब है आपका टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मेथड। यानी ये किस पर काम करता है? एनसीएफ पूरे देश में कक्षा 1 से 12 तक के उस पर काम करता है, क्लासेस पे। ये कहा जाता है कि कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया एवं सिखाया जाए, इस पर ये कार्य करता है। की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यानी बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, इस सब की क्या करता है? रूपरेखा पूरी प्रस्तुत करता है। यह देश का चौथा एनसीएफ है। अगर 2005 के एनसीएफ की बात करें तो इससे पहले 3 आ चुके हैं देश में, ये चौथा एनसीएफ था। पहला हमारा आया था 1975 में पहला एनसीएफ, दूसरा आया है 1988 में, जबकि तीसरा आया है 2000 में, तीसरा और चौथा आया है हमारा 2005 में। तो यानी ये देश का चौथा नंबर का एनसीएफ है। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज अगर किसी को कहा जाए तो वो है एनसीएफ 2005। यानी अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है तो वो है हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ के गठन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है बनाने की। अगर ये कहा जाए कब अब नेक्स्ट एनसीएफ किस साल आएगा या कब उसका गठन होगा, तो ऐसी कोई निश्चित सीमा नहीं होती कि इतनी सीमा के बाद इसको बनाया ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि आपके नोट्सों में है ही है तो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? आपके किलपैट्रिक ने दिया है प्रोजेक्ट विधि को, क्योंकि पूछ लिया जाता है। इस पर हम एक वीडियोस बना चुके हैं कि किसके कौन सी टीचिंग मेथड है, तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। एनसीएफ 2005 का गठन किसने किया था? यशपाल समिति की सिफारिश पर आधारित है। एनसीएफ 2005 में जो भी सुझाव रखे गए वो किसने? एनसीएफ यशपाल समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यशपाल समिति की अगर बात करें तो 1992 से 93 गठन 92 में हुआ, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 93 में दी थी। इसलिए गूगल पर सर्च करें तो 92 93 आता है। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो प्रोफेसर यशपाल थे। अगर इसके स्लोगन की बात करें तो इसका जो स्लोगन था वो ये था, लर्निंग विदाउट बर्डन। जो आपकी लर्निंग है उसे क्या करना? विदाउट बर्डन कर देना, यानी शिक्षा बिना बोझ के। इसका जो स्लोगन है वो है शिक्षा बिना बोझ के, क्योंकि बच्चों पे क्या होता है, उनकी वजन से भी ज़्यादा वजन होता है उनकी किताबों में।
एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। पहला सुझाव क्या है? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाए जाने पर बल दिया जाए, यानी जो शिक्षा है उसको क्या हो, बाल केंद्रित बनाए जाने पर बल दिया जाए। यानी हमें शिक्षा को कैसा करना है? चाइल्ड सेंटर। पूछा भी जाता है कि एनसीएफ 2005 शिक्षा को क्यों किसको सेंटर में रखने पर बल देता है, तो वो है चाइल्ड, यानी बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड। करके सीखने पर क्या करता है? ये बल देता है, यानी बच्चों को हमें करके कैसे सिखाना है, वो है करके सीखने पर बल दिया जाता है। करके सीखना किस पर आधारित है? अनुभव आधारित शिक्षा की बात करता है ये। अगर बात करें करके सीखने की, बात किसने की थी, तो भारत में गिज्जू भाई बधेका, यानी इनको कहा जाता है बाल गांधी। गिज्जू भाई बधेका को क्या कहा जाता है? बाल गांधी। इनका उपनाम है मूंछों वाली अम्मा। अगर इनके उपनाम की बात करें तो वो है मूंछों वाली अम्मा, क्योंकि बच्चे इन्हें प्यार से मूंछों वाली अम्मा कहते थे। इनके अगर सिद्धांत को देखें कि ये सिद्धांत हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, करके सीखने पे बल, तो ये सिद्धांत हमारा जॉन डीबी के द्वारा दिया गया है कि करके सीखने पर बल किसने दिया है? जॉन डीबी ने। इस सिद्धांत को हमने जॉन डीबी के सिद्धांत से लिया है। सबसे बड़े प्रयोजनवादी कौन थे? जॉन डीबी। सबसे बड़े कौन थे प्रयोजनवादी? वो थे हमारे जॉन डीबी। और ये क्या थे? प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी कहा जाता है। जॉन डीबी को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा जो है उसके जनक भी कहा जाता है। जन लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थे, यानी जो जॉन डीवी का सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? जन लोकतांत्रिक मूल्यों पर। प्रगतिशील शिक्षा के जनक तथा सबसे बड़े प्रयोजनवादी। अगर इनके सिद्धांत की बात करी जाए तो इनका सिद्धांत क्या था? करके सीखने पर बल। कक्षा कच्छ को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी हमें क्या करना है? कक्षा कच्छ की को करिकुलम एक्टिविटियों से जोड़ देना है। कक्षा कच्छ को गतिविधियों से जोड़ा जाए, ना कि केवल बच्चे को क्या करना, रटंत विद्या नहीं देनी। पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्रों की उम्र एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, यानी जो बच्चे की उम्र है तथा उसका जो स्तर है उसके अनुकूल क्या हो? पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। जैसे ही बच्चा कक्षा 1 में गया उसके साथ ही मातृभाषा के साथ, यानी उसको मातृभाषा के साथ ही हमें क्या देना है? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लचीला बनाया जाए, यानी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको कैसा बनाया जाए? लचीला बनाया जाए। शिक्षा को क्या करना है? रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, यानी शिक्षा को हमें क्या करना है? रटने पर आधारित नहीं छोड़ना। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका एनसीएफ का, वो है आपका शिक्षक की भूमिका, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। पेडागोगी की तरफ आप क्या करेंगे? वहाँ पे भी एनसीएफ, समावेशी शिक्षा और आपका राइट टू एजुकेशन यानी आरटीआई एक्ट को ध्यान में रखकर टिक करेंगे तो 99% आपका आंसर सही ही जाएगा। देखते हैं शिक्षक की भूमिका। एक कॉलम है आपका शिक्षक, दूसरा है शिक्षक नहीं, यानी ये बातें हैं तो वो शिक्षक नहीं है, अगर ये विशेषताएं हैं तो वो शिक्षक है। तो इसमें देख लेते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो पहला है आपका शिक्षक में क्या होता है? शिक्षक में वो कह रहे हैं एनसीएफ के मित्रवत हो, जबकि वह शिक्षक नहीं है। स्वेच्छाचारी शिक्षक नहीं है। सुविधादाता है शिक्षक, यह के अधिनायक नहीं है। जनतांत्रिक है शिक्षक, जबकि सत्तावादी नहीं है। सहानुभूतिपूर्ण है शिक्षक, यह के अनुमति परख नहीं है। तो ये हमें क्या है कि ये सब शिक्षक की विशेषताएं नहीं है, जबकि ये सारी शिक्षक की क्या है? विशेषताएं हैं। नैतिक मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जो नैतिक मूल्य हैं उनको उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर क्या करना है? स्थापित किया जाए, यानी हमें बच्चों को कैसा वैसा ही वातावरण प्रदान करना है जैसा हम उनके अंदर मूल विकसित करना चाहते हैं। शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात जो शिक्षण है
टीचिंग उसमें ज्ञात से अज्ञात हो, मूर्त से अमूर्त हो, जैसे शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया जाए। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, यूपी टेट में कई बार आ चुका है कि इसमें शिक्षण सूत्र है, तो क्या होता है कि वहाँ पे मेथड दे दिए जाते हैं, तो उसमें से 4 में से एक शिक्षण सूत्र होता है। तो ये दोनों ही हमारे शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया जाए, यह मनोवैज्ञानिक मेथड होते हैं। जो हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक मेथड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षा को सभी तरह के शोषणों से मुक्त किया जाए, यानी जो शिक्षा है वो क्या हो, शोषणों से मुक्त हो, किसी भी तरह का उसमें शोषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या करता है इसी उम्र में, अपव्यय तथा अवरोधन, 2 समस्या है बच्चे के सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर उसे शोषण होगा तो वो क्या करेगा, क्लास आना नहीं चाहेगा। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसकी जो आसपास की दुनिया है उसके साथ उसे अवश्य जोड़ें। क्योंकि ज्ञान को अगर वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ेंगे तो वो कभी भी क्या होगा, सामाजिक तौर पर उससे नहीं जुड़ पाएगा, और ना ही वो ज्ञान उसका स्थायी हो पाएगा जब उस ज्ञान को हम वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ेंगे। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, जो क्या करे, अपने राष्ट्र के जो मूल्य हैं उनका क्या करे, आदर करे। यानी आपका एनएसएस हो गया, और जितने भी जो कैंप वगैरह होते हैं सोशल सर्विसेज के, उन सब में क्या होता है, राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करते हैं तथा राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। माता पिता को सख्त निर्देश दिए जाएं कि छोटी उम्र में ही बालकों को निपुण बनाने की क्या करें, आकांक्षा करना बेहद गलत है। यानी जो माता पिता हैं उनसे कहा जाए कि सख्त निर्देश है कि उन्हें क्या करना है, छोटी उम्र में ही बालकों को निपुण बनाने की आकांक्षा को त्याग देना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छा विद्यार्थी वह है, एनसीएफ 2005 कहता है कि वो विद्यार्थी अच्छा है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा, यानी क्या करे, वो तर्कपूर्ण बहस करे और उसके द्वारा अपने मौलिक विचार, जो उसके खुद के विचार हैं, किसी दूसरे के द्वारा कहे गए नहीं है कि जो टीचर को परेशान करने के लिए किसी ने कहा कि ये पूछना, वो जाके पूछने लगे, नहीं, मौलिक विचार शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी वो मौलिक विचारों को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करे, वो विद्यार्थी अच्छा है। छात्रों को विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए, यानी जो छात्र हैं उन्हें विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर क्या करना है, तनाव मुक्त वातावरण देना है। यानी तनाव मुक्त कैसे देख सकते हैं, खेल विधि का प्रयोग करके। क्योंकि शिक्षण में क्या करना है, शिक्षक को खेल विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। छात्रों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जो विद्यार्थी हैं उनका चौमुखी विकास हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाए तथा उन्हें चौमुखी विकास के भी अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यानी विद्यालय में एक्टिविटी को कैरिकुलम में एक्टिविटी, और कैरिकुलम में एक्टिविटी सारी एक्टिविटीज कराई जाएं, जिससे क्या हो, विद्यार्थी का चौमुखी विकास हो सके। तो आज के टॉपिक में यानी एनसीएफ 2005 के हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा तथा इन बिंदुओं से, इन कीवर्डों से हम क्या करेंगे, आने वाले क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे सीटेट में। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे।